नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हमारी पॉलिटी की सीरीज में अभी तक 30 लेक्चर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो 30वें नंबर का लेक्चर था उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पार्लियामेंट तक का पूरे सेक्शन को कवर कर लिया है। पार्लियामेंट टॉपिक को आपकी इस पॉलिटी की सीरीज में मैंने काफी ज्यादा समय दिया है, क्योंकि अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं वो दूसरे चैप्टर्स के पीछे दौड़ते रहते हैं और इस देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हर कुछ चीज शुरू होती है और जहां पर हर कोई चीज अंत होती है, जिसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, उसको लोग आराम से, इत्मीनान से और पूरी डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। तो हमने उसका एक भी कोना नहीं छोड़ा, बहुत ही गहराई में हमने उसको पढ़ा। और अगर आप पिछले 30 लेक्चर देख के इस लेक्चर तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आपका पॉलिटी का बेस अब दोस्तों बहुत मजबूत होने वाला है। दोस्तों, आज इस लेक्चर नंबर 31 में मैं आप लोगों के साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका की जो है शुरुआत करूंगा। और यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल लेवल पर बैठे वो लोग जो इस देश को चलाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सेंट्रल लेवल पर बैठे वो लोग जो इस देश को चलाते हैं उनको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका कहते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का, उसको जो है मैं आज आप सभी लोगों के साथ शुरू करूंगा। पीछे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं ताकि आपको जब भी आप अपने क्रांति बैच के रजिस्टर में हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो आपको किसी भी चीज में जो है तकलीफ ना आए। तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर क्या लिखी हुई हैं बातें। एक एक करके हम लोग सारी चीजें देखेंगे और यकीन मानिए जितना मजा आपको अभी तक 30 लेक्चर्स में आया है ना, उतना ही ज्यादा और उससे भी ज्यादा मजा आपको आने वाले लेक्चर्स में जो है आता रहेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहां पर? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। सबसे पहले हमको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि संविधान का कौन सा भाग है। तो पार्ट नंबर 5 है। कौन सा भाग है? पार्ट नंबर 5 है। और उसके अंदर भी आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से 78। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 78। लेकिन आपको यह समझना है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के आर्टिकल्स नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के आर्टिकल्स नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स नहीं है। ये आपको समझना होगा यहां पर। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल 52 से 78, संविधान का भाग नंबर 5, पार्ट नंबर 5, ये दोस्तों सिर्फ प्रेसिडेंट से संबंधित नहीं है, ये कंप्लीट यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये पूरी की पूरी संघ कार्यपालिका से संबंधित है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से 78 यानी कि भाग नंबर 5 से जो है ये संबंधित है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में प्रश्न बन गया कि संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल के बीच में आती है, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक जो है आपकी संघ कार्यपालिका आती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव आती है। अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न जो है क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर एक मिनट रुकिएगा। अब यहां पर दोस्तों एक प्रश्न क्रिएट हो जाता है, और प्रश्न क्या है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है ना सर, जो संघ कार्यपालिका है, इसके अंदर कौन कौन आता है ना? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर कौन कौन आता है। ओके, इसके अंदर कौन कौन आता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने संसद टॉपिक में आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो ये सरकार के वकील होते हैं। क्या क्या कहा मैंने? ये गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, ये सरकार के वकील होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सरकार के वकील यानी कि गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं।
जब भी आप केंद्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई भी केस करेंगे तो भाई अदालत में सरकार थोड़ी ना आपसे वो केस फाइट करने आएगी। सरकार की तरफ से कौन आएगा? सरकार की तरफ से महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आते हैं। तो एक बार रिपीट करें, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन था? प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद आ गए, और पांचवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने लोग हो गए? यूनियन एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने लोग हो गए? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में टोटल 5 लोग आते हैं। हाउ मेनी पीपल माय फ्रेंड्स? 5 लोग आते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से प्रीलिम्स के प्रश्न क्लियर हो गए, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका का पार्ट बताएं, भाग कौन सा है? 5। आर्टिकल्स, अनुच्छेद बताइए, आर्टिकल 52 से 78। संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के भीतर कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी आते हैं। ओके, चलिए ये तो सिंपल हो गई अब दोस्तों कहानी हमारी। अब एक चीज यहां पर आप लगे हाथ और समझ लीजिए, क्या है कहानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनको हेड ऑफ इंडियन स्टेट कहा जाता है। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत का प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रमुख कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो वास्तविक नेता होते हैं यानी कि रियल हेड होते हैं। समझिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं यानी कि वास्तविक नेता होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट, वो नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब क्या हो गया? जो केवल नाम मात्र का नेता है। मतलब सिंपल, और सिंपल शब्दों में बोलूं, जंगल का शेर वो हो गए प्राइम मिनिस्टर, और कागज का शेर ये कौन हो गए? प्रेसिडेंट। तो हम यहां पर किसी पद की तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसे जनता चुनती है, जो रियल नेता है देश का, वो तो प्राइम मिनिस्टर हो गए। लेकिन हमारे देश को, भारत को, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलूं तो भारत का ऑन पेपर चेहरा कौन है? तो भारत का ऑन पेपर चेहरा प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? जनता ने किसे चुना है? पीएम को, और पीएम ही देश को लेके जाता है आगे। लेकिन संविधान के अनुसार, कागज के पर, अगर मैं कागज पर बात करूं संविधान के अनुसार, तो कौन इंडिया का हेड है? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट यानी कि भारत का प्रमुख कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं यानी कि प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक वही है जिसके चेहरे से भारत को ऑन पेपर जाना जाता है। तो ऑन पेपर इंडिया को किसके चेहरे से जाना जाता है? प्रेसिडेंट के चेहरे से। इसीलिए प्रेसिडेंट को इंडिया का फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रथम नागरिक कहते हैं। ओके, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहां पर पॉइंट क्लियर हुआ। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको 3 शब्द प्रीलिम्स के लिए याद रख लेने हैं, जो मैंने यहां पर आपको क्लियरली मेंशन करे हैं। प्रीलिम्स में जब टेढ़ा क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक इन 3 शब्दों पर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे। पहला दोस्तों क्या है? पहला है एकता यानी कि यूनिटी, इस पर नंबर 1 डाल रहा हूं। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा है अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, इस पर मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूं। और तीसरा क्या है दोस्तों? एक रूपता यानी कि सॉलिडेरिटी, इस पर मैं तीसरा नंबर डाल रहा हूं। अब यानी कि ये 3 शब्दों से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना लेगा और वो आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो इनमें से किस चीज को दर्शाते हैं। तो तीनों को ही राष्ट्रपति दर्शाते हैं। क्या? प्रेसिडेंट के माध्यम से राष्ट्र की एकता यानी कि यूनिटी भी झलकती है, प्रेसिडेंट के माध्यम से राष्ट्र की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता भी दर्शाई जाती है, और प्रेसिडेंट के माध्यम से इंडिया की सॉलिडेरिटी यानी कि एक रूपता भी दर्शाई जाती है। तो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी यानी कि एकता, और साथ ही साथ कौन सा था?
एकता के साथ अखंडता और एक रूपता, ये तीनों चीजों का प्रतीक है, इन तीनों चीजों का सिंबल है कौन? प्रेसिडेंट। और फर्स्ट सिटीजन तो है ही देश का, और देश का हेड यानी कि भारत का प्रमुख भी प्रेसिडेंट कहलाता है, क्योंकि ऑन पेपर अगर इंडिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो प्रेसिडेंट ही है। ऑन पेपर प्रेसिडेंट से बड़ा कोई नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का दोस्तों हम लोग क्या बात करते हैं? चुनाव, ठीक है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत। वापस रिपीट करूं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इसको अपने आप नोट डाउन करिएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में बोल रहा हूं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत। ओके, अच्छा अब ये क्या है? ये उस प्रोसेस का नाम है, ये उस प्रोसेस का नाम है, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके माध्यम से, ये उस प्रोसेस का नाम है, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव होता है, जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव होता है। अब क्या सिर्फ सर प्रेसिडेंट का ही चुनाव होता है इस तरीके से? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट के साथ साथ, प्रेसिडेंट के साथ साथ आप वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव देखेंगे तो वो भी इसी तकनीक से होता है। उसके बाद आप राज्यसभा में इलेक्शंस देखेंगे तो राज्यसभा के इलेक्शंस भी जो है दोस्तों इसी के माध्यम से होते हैं। ये चीज आप सभी को क्लियर हो रही है? तो चाहे आप यहां पर प्रेसिडेंट लिख दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट लिख दीजिए, ये जो राज्यसभा वाला है ना, ये मैं राज्यसभा के दौरान जो है, राज्यसभा तो हालांकि हम पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं संसद के अंदर, तो आपको तीन नाम याद रख लेने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कौन सा है यहां पर? राज्यसभा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा क्या है कि माइक में थोड़ी सी आवाज मैं देख पा रहा हूं कि कम आ रही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना अपने मोबाइल फोन की आवाज को फुल पे रख के जो है सुनिएगा, क्योंकि जो मेरा माइक था ना, वो वाइट कलर का माइक आपने देखा होगा, मैं ज्यादातर यूज करता हूं, तो वो खराब हो गया है, इस वजह से मुझे इस माइक का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो जब तक वो मेरा नया माइक नहीं आ जाता तब तक थोड़ी सी इसमें कम आवाज की हो सकती है समस्या रहे, तो आप इसको बढ़ा दीजिएगा तो व्यवस्थित जो है आपके पास आवाज आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट के साथ साथ इसमें जो है देखो, एक तो इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो गया, दूसरा इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, तीसरा इलेक्शन आपका राज्यसभा का हो गया, समझ रहे हैं आप बात को? तीसरा इलेक्शन का हो गया? राज्यसभा का। और दोस्तों स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी होती है, राज्यसभा के ही तरह कौन होती है? जैसे विधानसभा और विधान परिषद होता है ना, तो यहां पर विधान परिषद है ना। विधान परिषद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो विधान परिषद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं दोस्तों विधान परिषद को इंग्लिश में? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो मेथड है ना, ये इंडिया में 4 जगह चलता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और स्टेट लेवल पर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब सर आप ये बताइए कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये होता क्या है? देखिए,
मैं जब मेंस के कोर्स के भीतर पॉलिटी पढ़ाता हूं ना, तो इस मेथड को मैं बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करता हूं। क्या आज तक ये मेथड कभी एग्जाम में समझाने के लिए आया? कभी भी नहीं आया। यूपीएससी में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ टीचर्स उसको काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम में आया? नहीं आया, केवल नाम पूछ लेता है। तो इसका देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला और पूरा बड़ा सा एग्जाम्पल बना के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना लंबा आप पढ़ेंगे तो आप उसको लिख तो पाएंगे नहीं। और वैसे भी आप प्रीलिम्स के नजरिए से इस लेक्चर को देखने आए हैं, कई बार मैं लगातार ये प्रश्न कमेंट में मेरे लिए कॉमन रहता है कि सर आपकी पॉलिटी की सीरीज क्या हम केवल मेन प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं? और पता ये प्रश्न क्यों पूछता है व्यक्ति? क्योंकि उसको लेक्चर देख के ऐसा यकीन हो जाता है कि भाई ये तो पूरा ही पढ़ा दिया, फुल डिटेल्ड लेक्चर है। तो आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर टॉपिक प्री और मेंस दोनों जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी पढ़ाने की पद्धति है वो है ही डिटेल्ड। तो वो केवल प्री तक सीमित कभी हो ही नहीं सकती। भले ही मैं ऊपर नाम लिख रहा हूं ना प्री, तो उसमें प्री के साथ मेंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आता ही आता है, क्योंकि मैं वो केवल फैक्ट पढ़ा के आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे फैक्ट और कॉन्सेप्ट और थ्योरी और पूरा सिलेबस सारा माल होना चाहिए लेक्चर में, तब जाके जो है मजा आता है। ठीक है ना? तो यहां पर अब ये समझ लो ये होता क्या है, समझाऊंगा ऐसा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान पूर्वक समझना। जैसे कि ये आप है, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, ये कौन हो? ये आप हो। अब आप मान के चलिए नॉर्मल जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, कौन से चुनाव होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए, है ना, यहां पर मैं बात कर लेता हूं लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2 और लीडर नंबर 3। लीडर का मतलब है यहां पर नेता। तो लोकसभा के चुनाव में, और ये तो आप हो, तो लोकसभा के चुनाव में आप इलेक्शन के टाइम पर पोलिंग बूथ पे जाते हो, और पोलिंग बूथ पे जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप उस पर बटन दबा के आ जाते हैं जो भी आपको पसंद है। तो मान के चलिए आपने अपना वोट जो है किसे डाल दिया? L1 को डाल दिया। खत्म हो गई इलेक्शन प्रोसेस, खत्म हो गई इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने L2 को भी वोट डाला होगा, और कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने L3 को भी वोट डाला होगा। अब सर ये क्या होगा? डाल दिया तो डाल दिया, सबकी अपनी अपनी पसंद है। आपने L1 के लिए वोट डाला, दूसरों ने L2 और L3 के लिए वोट डाला। वैसे तो वोट हम कभी भी नेता के लिए नहीं, उसकी पार्टी के लिए डालते हैं, परंतु दिमाग में होता तो चेहरा ही है ना। जो आम आदमी पार्टी को वोट डालता है वो आम आदमी पार्टी को नहीं, अरविंद केजरीवाल को वोट डालता है। जो बीजेपी को वोट डालता है वो बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट डालता है। जो कांग्रेस को वोट डालता है वो कांग्रेस को नहीं, राहुल गांधी को वोट डालता है। तो बैक ऑफ द माइंड लीडर का चेहरा तो होता ही है हमारे दिमाग में। तो आपने इसको डाला और दूसरे ने L2 को वोट डाला, और तीसरे व्यक्ति ने, मतलब कुछ लोगों ने L3 को वोट डाला, और आपकी तरह कुछ लोगों ने L1 को वोट डाला। तो मान के चलिए L1 को टोटल वोट मिले 400, L2 को टोटल वोट मिले 350, और L3 को वोट मिले 320। समझ में आया? अब आप बताइए इनमें से चुनाव कौन जीतेगा? तो लोकसभा का चुनाव होता है ना, ये फिलहाल मैं आपको लोकसभा के चुनाव का एग्जांपल दे रहा हूं। जो सिस्टम लोकसभा के चुनाव में होता है टू सेलेक्ट पीएम, वही सेम सिस्टम स्टेट लेवल पर विधानसभा के चुनाव पर भी होता है, टू सेलेक्ट सीएम। ठीक है ना? तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, पीएम और सीएम का चुनाव, प्रोसेस सेम होती है। ठीक है ना भैया? अच्छा, अब बताइए कौन जीतेगा? क्लियर सी बात है, कौन जीतेगा? तो यहां पर L1 जीत गया, इतनी चीज आपको क्लियर हुई। L2 हार गया और L3 हार गया, क्योंकि जीत तो एक ही सकता है। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने L2 को वोट दिया था और जिन लोगों ने L3 को वोट दिया था, उनके वोट क्या हो गए दोस्तों? यहां पर उनके वोट क्या हो गए? यहां पर उनके वोट जो है यहां पर वेस्ट हो गए। क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो ऐसे सिस्टम को, इस टाइप की वोटिंग को पता है हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में इसका क्या मतलब हो जाता है कि जो
फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचेगा उसी को जीता मान लिया जाएगा। और यहां पर फिनिश लाइन पर सबसे पहले कौन पहुंचा? L1, क्योंकि इसने दूसरों की तुलना में ज्यादा वोट हासिल करे। ये चीज आपको क्लियर हुई? इसने दूसरों की तुलना में ज्यादा वोट हासिल करे, इसीलिए चुनाव ये जीत गया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये आपका लोकसभा के चुनाव में भी यूज होता है ताकि हम देश का पीएम चुन सकें, और अलग अलग स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव में भी यूज होता है ताकि हम उस स्टेट का सीएम चुन सकें। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक जो समस्या हमको नजर आती है वो क्या है कि जो नेता हार गया तो इन हारे हुए नेताओं को जितने लोगों ने वोट दिया था उनके वोट क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। तो वोट वेस्टेज की समस्या है। अब इसी समस्या को कौन सॉल्व करता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत। अब ये क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं वापस से आपका यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं कि ये आप हो, ये आप हो, और वापस से जो है प्रेसिडेंट का चुनाव हम इमेजिन कर लेते हैं। और टोटल कितने लोग खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए? P1, P2 और P3। इतना क्लियर हुआ? अब यहां पर बेसिकली दोस्तों क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा कि मान के चलिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपकी तरह, यहां पर आपकी ही तरह मैं इमेजिन कर लेता हूं कि यहां पर आपकी ही तरह टोटल टोटल मैं मान के चलता हूं 100 लोग हैं। मैंने मान लिया कि टोटल आपको मिला के कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। और ये 100 लोग कौन है? वोटर्स हैं। कौन है? वोटर्स। और ये वोटर्स क्या करने आए हैं? ये वोटर प्रेसिडेंट चुनाव में पार्टिसिपेट करने आए हैं। अब प्रेसिडेंट चुनाव में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। आम जनता तो कर नहीं सकती है, कौन कर सकता है पढ़ेंगे। लेकिन टोटल वोटर्स कितने हैं दोस्तों? 100 हैं हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। और ये जो टोटल 100 वोटर्स हैं, ये कौन से चुनाव में पार्टिसिपेट करने आए हैं? ये राष्ट्रपति चुनाव में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन आपको पता ही है कि इस पद्धति से हो रहा है, सॉरी, प्रेसिडेंट इलेक्शन इस वाले सिस्टम से हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं डालोगे जिसे आप प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो। यहां पर आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? प्रायोरिटी। जैसे कि आपने क्या कहा कि मेरी प्रायोरिटी है P3। आपने क्या कहा? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? P3। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर P3 राष्ट्रपति बने। आपसे एक पर्ची भरवाई जाएगी कि अगर 3 लोग राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दीजिए कि आप पहले किसे चाहते हैं, फिर किसे चाहते हैं, फिर किसे चाहते हैं। जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता था, आप केवल किसी एक ही व्यक्ति को या एक ही पार्टी को चुन सकते थे। बट यहां पर आपके पास 3 विकल्प हैं और आपको तीनों को चूज करना पड़ेगा, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से। तो आपने P3 को अपनी पहली प्राथमिकता पे रखा, आपने P2 को अपनी सेकंड प्राथमिकता पे रखा, और आपने P1 को अपनी तीसरी प्राथमिकता पे रखा कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि P3 जो है राष्ट्रपति बने। अगर ये राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं P2 राष्ट्रपति बने। अगर P2 भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं कि P1 राष्ट्रपति बने। ये चीज समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में नहीं देखने को मिलती है। यह केवल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली पद्धति में ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों, जिस तरीके से आपने जो है अपनी प्राथमिकता दी है, ऐसे ही बाकी के 99 लोगों ने भी अपनी प्राथमिकता दी होगी। तो हम टोटल 100 लोगों की प्राथमिकता के हिसाब से यहां पर खेल समझते हैं। तो मान के चलिए P3 को 40 लोगों ने प्राथमिकता दी। कितने लोगों ने प्राथमिकता दी? 40 लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी माना। किसे? P3 को। उसके बाद P2 को कितने लोगों ने अपनी प्राथमिकता माना? P2 को दोस्तों हम यहां पर मान लेते हैं कि P2 को मैं इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, है ना। P2 को कितने लोगों ने अपनी प्राथमिकता माना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं P2 को जो है 35 लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बताया। ठीक है। और P1 को
P1 को 25 लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बताया। अब ये जो क्या हुआ है, ये इलेक्शन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है और पहले राउंड के हिसाब से 100 के 100 लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं दी कि हम फर्स्ट नंबर पे इसे चाहते हैं, हम सेकंड पे इसे चाहते हैं, हम थर्ड पे इसे चाहते हैं। ऐसा सब लोगों की अपनी अपनी राय होगी, अलग अलग राय होगी। तो जब पहला राउंड कंप्लीट हुआ चेक करने का, तो हमको यह पता चला कि P3 के फेवर में कितने वोट हैं, 40। P2 के फेवर में कितने वोट हैं, 35। और P1 के फेवर में कितने वोट हैं, 25। तो मुझे बताइए पहले राउंड के अंत में सबसे कम वोट किसके पास हैं? सबसे कम वोट P1 के पास है। किसके पास है दोस्तों? P1 के पास है। तो तीनों कैंडिडेट में से जो सबसे कम वोट वाला व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। उसकी जर्नी जो है राष्ट्रपति बनने की समाप्त हो जाएगी। अब आप ये कहोगे मुझे पता है कि सर इसके 40, इसके 35 और इसके 25, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट तो P3 के पास है, तो हम इसे बाहर काय को कर रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव तो P3 जीत गया। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझिएगा, समझो, कहानी समझो। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है ना साहब, यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने 50% वोट हासिल करे हैं या नहीं करे हैं। यहां पर बस यह देखा जाता है कि जितने भी लोग नेता बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए, उनमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला है, आप उसको क्या घोषित कर दो? आप उसको विनर घोषित कर दो। क्योंकि अगर आप 400, 350 और 320, अगर आप इन सबका जो है टोटल बैठा लो और फिर 50% करो, तो इसको 50% वोट नहीं मिला है। कैलकुलेशन करके दिखाऊं? 350 और 320, ये कितना हो गया? 670। और 400 जोड़ दो, कितना हो गया? 1070। अब 1070 का जब आप 50% निकालोगे तो 1070 का 50% कितना आएगा? 1000 का आधा 500 और 70 का आधा 35, यानी कि 535। ये 50% वोट हुए। तो अगर आप देखो तो जो ए वाला कैंडिडेट है, जो हमारा L1 वाला कैंडिडेट है, जो चुनाव जीता है, उसके पास 50% भी वोट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि पीएम और सीएम के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। जिसका मतलब यह है, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में, किसी भी आपके जो है निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नेता चुनाव में खड़ा हुआ है, तो उसको टोटल वोट का 50% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डज नॉट मैटर। बस ये देखा जाएगा कि उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर 3 नेता खड़े हुए थे, तो उन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे, वो उस इलाके का, वो इस कॉन्स्टिट्युएंसी का विनर मान लिया जाएगा। भले ही उसे टोटल वोट का 50% मिला हो या 50% ना मिला हो। तो मतलब क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 50% वाली लिमिट नहीं होती, 50% वाली शर्त नहीं होती, 50% वाली शर्त नहीं होती। इसीलिए एक राउंड में ही फैसला आ जाता है। एक राउंड का फैसला देख लो, जिसके सबसे ज्यादा वोट हैं वो जीत गया। तो 50% वाली शर्त नहीं होती, 50% वाली शर्त नहीं होती। कौन से सिस्टम में? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। कहां यूज होता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यूज होता है। लेकिन दोस्तों, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये 50% के रूल को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? ये 50% के रूल को फॉलो करता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, या राज्यसभा का चुनाव है, या विधान परिषद का चुनाव है, यहां पर 50% वाला रूल फॉलो होता है। यहां पर 50% वाला रूल फॉलो होता है। यहां पर 50% वाला रूल, यहां पर 50% वाला रूल फॉलो होता है। लोग जाने पढ़ पढ़ के कितने आगे चले जाते हैं, लेकिन ये बेसिक बेसिक चीज उनको पता नहीं होती। फॉलो होता है। यहां पर 50% वाला जो रूल है दोस्तों, वो फॉलो होता है। इतनी चीज क्लियर हुई? बेसिक सा प्रीलिम्स का डिफरेंस क्लियर हुआ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, डिफरेंस गिनाऊं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कौन से चुनाव में यूज होता है? तो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और स्टेट लेवल पर विधानसभा। क्लियर हुआ? एक डिफरेंस नजर आ गया।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड कौन से चुनाव में यूज होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद। एक पॉइंट, ये दोनों में अंतर क्लियर हो गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो नेता, जो व्यक्ति हार जाता है उसके वोट क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड होता है, यहां पर वोट्स की वेस्टेज नहीं होती। कैसे नहीं होती? अभी साबित करूंगा। उसके बाद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 50% वाली शर्त फॉलो नहीं होती कि वही कैंडिडेट को जीता माना जाएगा जिसने टोटल वोट्स का 50% से अधिक जीता होगा। वो रूल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में फॉलो नहीं होता। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 50% वाला रूल फॉलो होता है कि अगर आपको इस मेथड के अनुसार चुनाव जीतना है तो आपके पास 50% से अधिक वोट होने चाहिए। इतना अंतर मैंने आपको स्पष्ट करवा दिया। अब आप ये सुनिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले मेथड में जो हमने प्रेसिडेंट चुनाव का एग्जांपल लिया है, यहां पर वोट वेस्ट क्यों नहीं होता, ये समझिए। तो हमने यहां पर ये देखा कि टोटल वोटर्स कितने थे? टोटल वोटर कितने थे? 100। और चूंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड है तो 100 का 50% से ज्यादा कितना हुआ? तो 100 का 50% कितना होता है? 50। इससे ज्यादा यानी कि 1। तो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसे टोटल कितने वोट चाहिए अपने पक्ष में? 51 वोट। तो मुझे एक बात बताओ, जब राउंड 1 पूरा हुआ तो ना तो इसके पास 51 वोट हैं, ना P2 के पास 51 वोट हैं, ना P1 के पास 51 वोट हैं। तो मतलब फर्स्ट राउंड के अंत में कोई एक बार में प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाया, क्योंकि 50% से ज्यादा वाली रूल किसी ने फॉलो नहीं किया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब चूंकि इसमें से किसी ना किसी को हटाना पड़ेगा, तो भैया जिसके सबसे कम वोट थे हमने उसको हटा दिया, यानी कि P1 रेस के क्या हो गया? बाहर हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई? अब समझिएगा, अब कंपटीशन किसके बीच में है? P2 और P3 के बीच में है। किसके बीच में है? P2 और P3 के बीच में है। अब आप इससे पहले कि आप कुछ सोचो कि बोले सर P1 जैसे ही बाहर हुआ तो जिन 25 लोगों ने P1 के लिए वोट दिया था उनका तो वोट वेस्ट हो गया। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि इस वाले मेथड में वोट वेस्ट नहीं होता। तो सुन लो, वोट वेस्ट नहीं हुआ। समझिएगा, जिन 25 लोगों ने P1 के लिए वोट किया था तो उनका पहली प्राथमिकता वाला बंदा तो चूज नहीं हो पाया। लेकिन अब इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता देखी जाएगी। कौन सी प्राथमिकता? दूसरी प्राथमिकता देखी जाएगी। समझना मेरी बात को वापस से। पहले राउंड के अंत में इनमें से किसी ने भी 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं करे, इनमें से किसी ने भी 51 वोट प्राप्त नहीं करे, इसीलिए पहले राउंड के अंत में इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना। लेकिन पहले राउंड में सबसे कम वोट जिसने हासिल करे हम उसको हटाएंगे। अगर हमने उसको हटा दिया तो जितने लोगों ने भी उसके लिए वोट किया था उसके वोट वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले तरीके में किसी के भी वोट वेस्ट नहीं होते। तो P1 को अपनी पहली प्राथमिकता पे कितने लोगों ने रखा था? 25 लोगों ने रखा था। अब हम इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता देखेंगे, क्योंकि इन 25 लोगों ने ओवरऑल 100 लोगों ने सबने अपनी 3-3 प्राथमिकता बताई थी। अभी इनमें से जिन 25 लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता बताई थी वो पहली प्राथमिकता वाला बंदा तो भारी हो गया। तो अब हम इन 25 लोगों की सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे कि इन 25 लोगों ने दूसरी प्राथमिकता पर किसे किसे रखा। तो जब मैंने इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता देखी तो वो दूसरी प्राथमिकता पे इन्होंने या तो P2 को रखा होगा या तो P3 को रखा होगा। पहली प्राथमिकता पे तो P1 था, P1 बाहर हो गया। तो अब इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता देखेंगे। तो अब दूसरी प्राथमिकता जब हमने देखी तो हमें क्या पता चला, आइए हम देखते हैं। तो दूसरी प्राथमिकता के अनुसार हमने देखा कि 25 लोगों में से 12 लोगों ने 25 लोगों में से 12 लोगों ने 25 लोगों में से 12 लोगों ने अपनी प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता किसे रखा था? P3 को। अब 25 में से 12 ने P3 को दूसरी प्राथमिकता रखा तो 25 में से कितने बच गए? 13 बच गए। 13 लोगों ने अपनी प्राथमिकता पे किसे रखा? दूसरी प्राथमिकता पे P2 को। तो इसके पास पहले राउंड के 35 और दूसरी प्राथमिकता के अनुसार 13। तो यहां पे टोटल कितना हो गया? 48। ये 50% यानी कि 51 से ये भी कम है। यहां 40 प्लस 12 कितना आंसर आ गया? 52। यानी कि जो P3 है उसने 50% से ज्यादा वाली कंडीशन को पूरा कर लिया और वो 50% से ज्यादा वोट हासिल कर चुका है। यानी कि दूसरे राउंड के अंत में
P3 जो है क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। यहां पर मैंने एग्जांपल इतना प्यारा डिजाइन किया है कि ये जो 25 लोग थे ना, इन 25 लोगों में से मात्र 12 लोग चाहते थे दूसरी प्राथमिकता पे P3 को, और 25 में से 13 लोग चाहते थे दूसरी प्राथमिकता पे P2 को। यानी कि 25 लोगों में से दूसरी प्राथमिकता के अनुसार ज्यादा समर्थन किसके साथ था, P2, और कम समर्थन किसके साथ था, P3। लेकिन चूंकि P3 के पास फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी 40 वोट आ चुके हैं और दूसरे राउंड में दूसरी प्राथमिकता के अनुसार 12 आ चुके हैं, तो टोटल हो गया 52, और यहां पर फर्स्ट राउंड और सेकंड मिला के कितना हो गया, 48। तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, P3 बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को, क्लियर हो रही है दोस्तों आप लोगों की कहानी, ठीक है ना। तो क्या इन 25 लोगों का वोट वेस्ट गया, क्या, बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि इन 25 लोगों की हमने सेकंड प्रायोरिटी चेक करी। जब हमने इनकी सेकंड प्रायोरिटी चेक करी तो इनके वोट कुछ इधर गए कुछ इधर गए, तो वोट तो 25 लोगों का वेस्ट नहीं हुआ ना। इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता को काउंट करके हम निष्कर्ष पर तो पहुंच गए ना। इस प्रकार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत की जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करती है, और किसी के भी वोट्स जो है वेस्ट नहीं होते हैं। दोस्तों मैंने पूरी जी जान से आपको एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट से शॉर्ट, आंसर को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बार बार रिपीट किया है चीजों को। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बीच में हम एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे एफ एफ पी TPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरी तरफ तो मैंने आपको नाम हजारों बार लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये इस वाले के नीचे क्या लिखना है, कौन से चुनाव में यूज होता है, सेंट्रल लेवल पर लोकसभा चुनाव PM को चुनने के लिए, और स्टेट लेवल पर विधानसभा चुनाव CM को चुनने के लिए। और यहां पर इस तरफ इस साइड में क्या लिखोगे आप लोग लाइन के इस तरफ, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए, और स्टेट लेवल पर विधान परिषद के लिए। ओके दोस्तों। अच्छा, 50% वाली लिमिट इस वाले मेथड में फॉलो नहीं होती है, 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, ये कंडीशन यहां पे फॉलो नहीं होती है। 50% वाला जो रूल है कि 50% से ज्यादा होंगे तभी जीता मानोगे, तो वो यहां पर यूज होता है और यहां पर यूज नहीं होता। ये हो गया। वोट की वेस्टेज यहां होती है क्योंकि जो नेता हार गया उनके वोट वेस्ट हो गए, लेकिन यहां पर वोट की वेस्टेज नहीं होती है क्योंकि जिन लोगों की पहली प्राथमिकता के अनुसार नेता नहीं जीत पाया तो उन लोगों के वोट वेस्ट नहीं है, उनकी हम सेकंड प्रायोरिटी चेक करते हैं। दोस्तों टकाटक क्लियर है। अब कभी जिंदगी में आप लोग जो है डाउट में मत आइएगा, इतनी चीज आप सभी को क्लियर है। तो हमने झगाझग एकदम भर डाला है इस पेज को, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा बेस तगड़ा बन चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, ठीक है ना। अब समझिए, जो राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, यानी कि नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। ओके, अच्छा रीजन बताऊं कि जनता के द्वारा कभी आपसे मान के चलिए किसी ने राह चलते ऐसे ही पूछ लिया या कभी इंटरव्यू में ही पूछ लिया गया कि वाई जनता डज नॉट इलेक्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, राष्ट्रपति जो कि संविधान के अनुसार देश का नेता है उसको डायरेक्टली जनता क्यों नहीं चुन सकती, क्या ऐसा रीजन है कि प्रेसिडेंट को जनता डायरेक्टली नहीं चुन सकती, कोई कारण तो रहा होगा ना साहब। मैं आपको कारण बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं कारण, मैं आपको एक बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको स्पष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि जनता जनता कि जनता प्रेसिडेंट को कि जनता प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट क्यों नहीं दे सकती, डायरेक्टली वोट क्यों नहीं देती, ऐसे लिख दें, डायरेक्टली वोट क्यों नहीं देती, जनता प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट क्यों नहीं देती। तो आप आंसर समझिए, आंसर क्या है, सुनिए सुनिए आंसर सुनिए। अगर जनता किसी को वोट दे रही है, अगर जनता किसी को वोट दे रही है, अगर जनता किसी को वोट दे रही है तो उस व्यक्ति के पास रियल पावर होनी चाहिए।
तो उस व्यक्ति के पास वास्तविक शक्ति यानी कि रियल पावर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन 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 रियल पावर तो लेकिन रियल पावर तो वास्तविक शक्ति तो पीएम के पास होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। समझना, अभी कंप्लीट नहीं। प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। तो ऐसे में अगर तो ऐसे में अगर तो ऐसे में अगर तो ऐसे में अगर जनता तो ऐसे में अगर जनता प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट देगी तो 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 ये जनता की पावर का मजाक है। तो ये जनता की पावर का क्या है? मजाक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ध्यानपूर्वक सुनना। जनता, जिसे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, अगर जनता कष्ट कर रही है और डायरेक्टली किसी को वोट दे रही है, मान के चलो हम लोग प्रेसिडेंट को वोट दे रहे हैं, तो जनता ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुना, लेकिन प्रेसिडेंट को तो तुम रियल पावर दोगे नहीं, उसको तो कागज की ही पावर मिलेगी। तो ऐसे में तो यार जनता की वोटिंग का क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? उसका सम्मान हो पाएगा क्या? एक तो आप किसी व्यक्ति को, मान के चलो आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हो, तो भैया चीफ गेस्ट आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आप चीफ गेस्ट को बुलाते हो अवार्ड देने के लिए, चीफ गेस्ट अवार्ड भी देता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को अवार्ड दिलवा रहे हो जिसका स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई रियल अधिकारी नहीं है। तो एक तरीके से तो चीफ गेस्ट की पावर का आप मजाक बना रहे हो ना, कि चीफ गेस्ट को बुलाया भी, उसके द्वारा अवार्ड भी दिलवाया, और अवार्ड ऐसे व्यक्ति को दिलवा दिया जिसका स्कूल या कॉलेज में कोई, वास्तविकता में उसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो फिर तो चीफ गेस्ट कहेगा यार मुझे तो तुमने खाली फोकट में बुलाया, ऐसे व्यक्ति को तुमने मुझसे वोट दिलवाने के लिए बुलाया। सेम तरीके से प्रेसिडेंट को रियल पावर तो मिलेगी नहीं, प्रेसिडेंट को तो केवल कागजी पावर होती है, रियल पावर तो केवल प्रधानमंत्री के पास होती है, पीएम। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रेसिडेंट को रियल पावर दे ही नहीं रहे हो, तो फिर जनता से वोट हम करवाएंगे ही क्यों डायरेक्टली? जनता तो वोट तभी देती है जब आप उस व्यक्ति को रियल पावर दो, और तुम प्रेसिडेंट को रियल पावर दे नहीं रहे हो, तो बेवजह जनता से डायरेक्टली वोट क्यों ही करवा रहे हो? जनता की शक्ति का मजाक क्यों ही बनवा रहे हो? क्लियर हुआ? ऐसा रहता है, ठीक है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लेना आप, है ना? चलो अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं। तो जनता तो डायरेक्टली आती नहीं है, तो कौन आता है? सुनिएगा, कौन आता है सुनिएगा। इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड आप समझते हो, जो चुनाव जीत के आता है। इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? निर्वाचित, जो चुनाव जीत के आता है। तो अब आप कहोगे सर सब लोग चुनाव जीत के ही तो आते हैं। अब आप कहोगे सर सब चुनाव जीत के ही तो आते हैं। नहीं, जो राज्यसभा में जो 12 लोग विराजमान होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो वो चुनाव जीत के थोड़ी ना आते हैं, उनको तो हम नॉमिनेटेड कहते हैं। जिनको किसी खास वजह और स्पेशल रीजन की वजह से बिठा दिया गया हो, जो चुनाव जीत के ना आया हो। तो इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, अर्थात ऐसा नेता जो चुनाव जीत के आया हो, वही प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य, कहां के? बोथ हाउस। बोथ हाउस मतलब लोकसभा में तो आज की डेट में सारे ही निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स,
और राज्यसभा के भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि वो जो 12 लोग राज्यसभा में दोस्तों बिठाए जा रहे हैं नॉमिनेट करके, उन्हें प्रेसिडेंट बिठाता है। अब आप उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट के चुनाव में बुलाओगे तो वो तो पक्षपात करने लगेंगे ना यार, समझो मेरी कहानी को। तो इसीलिए उनको हम नहीं बुलाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्यों को बुलाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं बुलाते। नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं बुलाते। मैं यहां पर लिख देता हूं लोकसभा, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर होते ही नहीं है, खत्म ही हो गया है सिस्टम। और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भी नहीं बुलाते, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं बुलाते, को नहीं बुलाते, नहीं बुलाते। ठीक है, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स बचे ही नहीं है, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको हम नहीं बुलाएंगे, नहीं तो वो प्रेसिडेंट की तरफ जो है पक्षपात करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना, ये हिंदी और इंग्लिश पर अलग अलग पॉइंट कायदे से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये इधर 2 नंबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो फर्स्ट ही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, इधर 2 नंबर होना चाहिए था। चलो आप समझ लो। उसके बाद क्या है, क्या स्टेट लेवल से कोई आएगा क्या वोट डालने, समझ लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, क्या बोला गया, राज्यों में जो विधानसभा होती है तो विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य आएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि इंडिया में वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं, 28। तो 28 स्टेट्स की अपनी अपनी विधानसभा, तो हर विधानसभा के 28 स्टेट्स की अपनी अपनी विधानसभाएं हो गई, तो हर विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे, हर विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे। तो टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य की 28 विधानसभा, और उन विधानसभाओं में से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालने आएंगे। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या सर यूनियन टेरिटरीज का कोई रोल नहीं है, क्या यूनियन टेरिटरीज का कोई रोल नहीं है? तो यूनियन टेरिटरीज का रोल है। तो ये हमारा पॉइंट 1 था, ये पॉइंट कायदे से 2 होना चाहिए, ये पॉइंट 3 होना चाहिए। क्या बोला गया, क्या केंद्र शासित प्रदेशों में से कोई नहीं आएगा, क्या यूनियन टेरिटरी में से कोई नहीं आएगा? तो समझिएगा, समझिएगा, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के निर्वाचित सदस्यों को बुलाया जाता है। कौन कौन सी हैं वो, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सिर्फ 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 3 यूनियन टेरिटरीज, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज, उनमें कौन कौन सी, दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी, और जो तीसरी यहां पर नहीं लिखी है, जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के, सिर्फ इन 3 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, सिर्फ इन 3 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर सारे निर्वाचित सदस्य आएंगे, कुल जो टोटल 28 स्टेट्स हैं उन 28 स्टेट्स की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके कितने आएंगे, उनके भी सारे इलेक्टेड मेंबर आएंगे। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी में से केवल 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनकी जो विधानसभाएं हैं वहां से भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स को, मनोनीत सदस्यों को कोई भी जगह नहीं मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव में, इन प्रेसिडेंट इलेक्शन राष्ट्रपति चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स को, नॉमिनेटेड मेंबर्स को
मनोनीत सदस्यों को, नॉमिनेटेड मेंबर्स को, मनोनीत सदस्यों को कोई जगह नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया है ना? अच्छा, उसके बाद अब आप मुझसे यहां पर हो सकता है एक प्रश्न ये पूछने लगे कि सर टोटल देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो केवल 3 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स को क्यों बुलाया गया है? तो रीजन सुनिए। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, सिर्फ इन 3 के पास ही अपनी अपनी विधानसभा है। सिर्फ इन 3 यूनियन टेरिटरी के पास अपनी विधानसभा है, बाकी यूनियन टेरिटरी के पास अपनी विधानसभा नहीं है। तो भैया जब आपके पास विधानसभा है ही नहीं तो हम इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य आखिर बुलाएं कहां से? समझ में आई कहानी? चलिए, उसके बाद क्लियर हो गया, बस इतना था। रिपीट करें, रिवाइज करें। प्रेसिडेंट के चुनाव में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती डायरेक्टली। क्यों नहीं करती? क्योंकि जनता जिसको भी वोट देती है उस व्यक्ति को डायरेक्ट पावर मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट को इस देश में वास्तविक शक्ति, रियल पावर मिलती नहीं है, इसीलिए हम जनता को कष्ट नहीं देते कि आप आइए और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली वोटिंग करिए। पहली चीज। कौन कौन आता है प्रेसिडेंट चुनाव में? तो लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। इस देश में 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट की 28 विधानसभा और उनके इलेक्टेड मेंबर्स। 8 यूनियन टेरिटरी में से केवल 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास उनकी विधानसभाएं हैं, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स। कौन सी वो 3 हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरी बची उनके पास उनकी विधानसभा नहीं है। विधानसभा नहीं है तो वहां से कोई आ भी नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा, एक कंक्लूजन क्या बनाया? घूम फिर के चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या अलग अलग स्टेट्स की विधानसभाएं हो, या फिर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं हो, नॉमिनेटेड मेंबर कहीं से भी नहीं आएगा। मनोनीत सदस्य को कोई भी जगह राष्ट्रपति चुनाव में नहीं दी गई है। ओके, अब मुझे पता है आप लोग कहां कंफ्यूज हो गए। आप कहोगे कि सर आपने 28 स्टेट्स की विधानसभाओं का जिक्र किया लेकिन विधान परिषद का जिक्र नहीं किया। यूनियन टेरिटरीज के पास तो विधान परिषद होती ही नहीं है। यूनियन टेरिटरीज के पास तो वो भी बस 3 ही यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है, तो यही बहुत बड़ी बात है। बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास, केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधान परिषद का कंसेप्ट नहीं होता। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट लेकिन 28 स्टेट्स में तो हो सकता है ना, तो विधान परिषद का जिक्र क्यों नहीं किया मैंने? तो जब आप लोग नोट लिखोगे, अपना लिखोगे आप रजिस्टर में, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप खुद को बता सकते हो कि भैया हमने विधान परिषद का जिक्र इसीलिए नहीं किया क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट के पास तो है ही नहीं ना। तो किसी स्टेट में विधान परिषद होगी तो वहां के मेंबर आ जाएंगे, जहां पर नहीं है वहां के नहीं आएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊंच नीच हो जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश के पास विधान परिषद नहीं है तो यहां से तो कोई जाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश के पास विधान परिषद है तो वहां से लोग जाएंगे प्रेसिडेंट चुनाव में, तो कहीं कहीं से जाएंगे, कहीं से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमने फिर विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है उसको रखा ही नहीं है। बोले यार विधान परिषद से तो किसी भी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने आपका पूरा फंडामेंटल्स दोस्तों यहां पर क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन आएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर अगली कहानी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, वही चीज लिखी हुई है, मैंने सिंपल शब्दों में आपको क्लियरली बता दिया है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट दोस्तों थोड़ा सा खास पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, जरा फटाक से पढ़ने का प्रयास करें। अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है, यहां पर जो ये जो शब्द है ना भंग, मैंने ये आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसको हम कहते हैं विघटन। क्या कहते हैं? विघटन। विघटन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसॉल्व। क्या कहते हैं? डिसॉल्व। मतलब क्या होता है? 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही, 5 साल पूरा करने से पहले ही सरकार निपट जाती है।
अब मैं वापस रिपीट तो ये नहीं करूंगा कि भैया सरकार कैसे डिसॉल्व होती है, विघटित कैसे हो जाती है। संसद वाले टॉपिक में या अभी तक मैंने जितने भी 30 लेक्चर लिए हैं, मैंने कई दफा जिक्र किया है कि लोकसभा कैसे डिसॉल्व होती है, लोकसभा का विघटन कैसे होता है, और वही सेम प्रोसेस विधानसभा का भी विघटन हो जाता है, विधानसभा ऑल्सो गेट डिसॉल्व। तो आपको तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए। अब बार बार हम एक ही चीज को पढ़ेंगे तो फिर हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी अगर कोई व्यक्ति सीधे इस लेक्चर पे आया हो तो कम से कम इतना बता दिया है। विधानसभा का भंग हो जाने का मतलब क्या है? विघटन हो जाना, या फिर अंग्रेजी में डिसॉल्व हो जाना। मतलब सरकार जनरली 5 साल चलती है, तो 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही, 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही सरकार का निपट जाना, 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही सरकार का निपट जाना, सरकार का निपट जाना, सरकार का निपट जाना। इतना क्लियर हुआ? कुछ तो चलो समझ में आएगा ही। अब एक बार पढ़ के देखें। अगर कोई विधानसभा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई विधानसभा डिसॉल्व हो गई, विघटित हो गई, तो उसके जो नेता हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, फिर वो भी वोट नहीं दे पाएंगे प्रेसिडेंट चुनाव में। इतना क्लियर हुआ? Even if fresh election to the dissolved assembly are not held before the presidential election। क्या कही गई बात? कि अगर जब प्रेसिडेंट के चुनाव में जाना था, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में जाने से पहले ही कोई विधानसभा की सरकार विघटित हो गई, डिसॉल्व हो गई, 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही वो खत्म हो गई, तो भैया जब तुम्हारी सरकार ही निपट गई, तुम्हारे नेता ही निपट गए उस विधानसभा में, तो तुम किस मुंह से राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने जाओगे? तो आप राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने नहीं जा सकते अगर आपकी स्टेट की विधानसभा डिसॉल्व हो चुकी है, विघटित हो चुकी है। इतना क्लियर हो जाता है दोस्तों आप सभी को? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, चलिए ये तो क्लियर है, ये इसमें पता है सिंपल क्या कहा गया इस वाली लाइन में? इस वाली लाइन में ये कहा गया है कि संविधान तो ये कहता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरी को बराबर का दर्जा देना है। अब आप क्या कहोगे बराबर का दर्जा सर क्या होता है? सुनिए, जितने भी लोग राष्ट्रपति चुनाव में आने के लिए क्वालिफाइड हैं, क्या बोला मैंने? वापस सुनिएगा मेरी बातों को, लाइन का खेल है। जितने भी लोग राष्ट्रपति चुनाव में आने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आने के लिए योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, आ सकते हैं, तो उन लोगों में से हम लोग ये बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्टेट के बीच में ऊंच नीच ना हो। जैसे कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां से उतने लोग भेजे जाएं। जैसे कि मान के चलें 10% लोगों को भेजना है, ठीक है, 10% लोगों को भेजना है, 10% कहो या कितना भी कह लो आप, तो मान के चलिए अगर टोटल लोग हैं उस स्टेट में 100, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस स्टेट की कुल जनसंख्या कितनी है? 100। तो दोस्तों 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो इस स्टेट में से 10 लोग आने चाहिए प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करने। लेकिन दोस्तों अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ही 30 है तो उसमें क्या गलती है? अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 30 है तो इसका 10% कितना हो गया? 3। तो ये 3 लोग जाएंगे प्रेसिडेंट चुनाव में। ऐसा थोड़ी ना होगा कि इस स्टेट से तुमने 10 लोगों को बुलाया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो भैया इस स्टेट से भी 10 लोगों को बुलाओ राष्ट्रपति चुनाव में। वो तो उनकी जनसंख्या ज्यादा थी तो उनका 10% ज्यादा आ रहा था, तुम्हारी जनसंख्या कम है, तुम्हारा 10% कम आ रहा है, लेकिन बराबर तो उठा है ना जनसंख्या के हिसाब से। तो ये संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर लोग उठाने, ऐसा नहीं कहीं से ज्यादा उठा लिए कहीं से कम उठा लिए। वो ज्यादा और कम आपको नजर तो आएंगे, लेकिन फिर वो जनसंख्या के बेसिस पर होंगे। अगर आप देखो यहां पर भी 10% उठाए हैं, यहां पर भी 10% उठाया है, ठीक है ना, तो हम प्रतिशत जो है बराबर रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहां पर आज हमारा जो है ये जो टॉपिक है ना इलेक्शन की प्रोसेस, अब आपको लगता है मैं आपको पढ़ाऊंगा? मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैंने फर्स्ट
पेज पर ही आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कि किस तरीके से जो है चुनाव होता है राष्ट्रपति का। कैसे हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करने के एंड में अगर किसी व्यक्ति के पास 50% से अधिक वोट हैं तो वो पहले ही राउंड में प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के पास 50% से अधिक वोट नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे कि सबसे कम किसके पास है। तो जिसके पास सबसे कम होंगे उतने वोटर्स का हम सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे। सेकंड प्रायोरिटी के हिसाब से हम वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर सेकंड राउंड के लास्ट में देखेंगे कि भैया किसी के पास 50% से ज्यादा वोट तो नहीं आ गए, जिसके पास आ गए उसको प्रेसिडेंट बना दो। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर जो थ्योरी में लिखी है मैं आपको ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकल करके इसका बता चुका हूं। तो ये हेडिंग भी हमारी हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे प्रीलिम्स में दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान के चलिए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, ठीक है ना। मान के चलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और प्रेसिडेंट चुने गए। और प्रेसिडेंट जब चुने गए उस दिन तारीख थी 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 जनवरी जब प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस संभाला, इस दिन से प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस संभाला, इस दिन से प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस संभाला। ओके, चलिए अब क्या हुआ, एक और तारीख इमेजिन करिए। और अब जो तारीख है वो है 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया? फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या किया? उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट चुनाव हुए थे उसमें फ्रॉडबाजी थी, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन को रद्द किया जाए, प्रेसिडेंट इलेक्शन को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाए और रद्द कर दिया जाए। तो भैया जब प्रेसिडेंट का चुनाव ही रद्द हो गया तो उस चुनाव के दम पे जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो भी तो रद्द हो गए। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये भी रद्द हो गए। समझिए मेरी कहानी को। तो प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो उसमें अंतिम फैसला लेने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ये मैंने तारीखों का खेल क्यों खेला? मैं सिंपल भी तो बोल सकता था कि प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी डाउट है उसको रद्द करना है, नहीं करना तो उसमें अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सिंपल बोल देता। ये 1 जनवरी और 1 अप्रैल का खेल क्यों खेला? क्योंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी, फिर पूरा फरवरी और फिर पूरा मार्च, 3 महीने निकले। अब इस 3 महीने में जजमेंट आने से पहले, फैसला आने से पहले, फैसला आने से पहले 3 महीनों तक, 3 महीनों तक इन प्रेसिडेंट साहब ने, कौन से प्रेसिडेंट? ये प्रेसिडेंट जिनका चुनाव रद्द हो गया और ये खुद भी रद्द हो गए, 3 महीनों तक इन प्रेसिडेंट ने, 3 महीनों तक इन प्रेसिडेंट ने जितने भी फैसले लिए, जितने भी फैसले लिए वो सब वैलिड माने जाएंगे। वो सब कैसे माने जाएंगे? वैलिड। यही तो खेल था इसमें। वो सब वैलिड माने जाएंगे। भले ही 3 महीने जिस राष्ट्रपति ने अपना काम किया है वो राष्ट्रपति 3 महीने बाद हट गया क्योंकि उसके चुनाव ही क्या हो गए? इनवैलिड घोषित हो गए।
लेकिन उस 3 महीने तक प्रेसिडेंट ने जो भी फैसले लिए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का पद ही इतना बड़ा है, हम एक बार उसके लिए गए फैसले को बदल नहीं सकते, तो 3 महीने तक उस प्रेसिडेंट ने जितने भी फैसले लिए हैं वो सब वैलिड माने जाएंगे। सुन के बड़ा अजीब लगता है कि भैया जिस जिस प्रेसिडेंट के चुनाव को ही तुम रद्द कर रहे हो उसके फैसले को तुम फिर भी मान रहे हो, लेकिन जो है वो पद का सम्मान करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 3 महीने भी उस पद पर बैठ के चला गया तो उसके जितने भी फैसले उस वक्त में उसने लिए हैं वो सब क्या माने जाएंगे दोस्तों, वैलिड माने जाएंगे। इतना क्लियर आप सभी को हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो वो दिखाया ना, उसके द्वारा लिए गए फैसलों को अवैध नहीं माना जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उस दौरान उसने जितने भी फैसले लिए हैं वो सब वैलिड हैं, भले ही उसके बाद वो हटी क्यों ना गया हो, क्योंकि पद पर, राष्ट्रपति पद पर जो भी रहेगा उसको इतना सम्मान दिया जाएगा कि भले ही कुछ समय बाद वो जाने ही क्यों ना वाला हो, कुछ समय बाद उसके चुनाव को रद्द ही क्यों ना किया जाने वाला हो, लेकिन जब तक वो था उस पद पर तब तक उसके सारे फैसले कैसे रहेंगे, वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे। राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आइए एक बार देख लेते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। चलिए, हो जाएंगे। आपने कम से कम 35 साल पूरे कर लिए हो, मतलब आपकी 35 साल की एज कंप्लीट, उससे पहले नहीं बन सकते आप। उसके बाद जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आप कहोगे, यहां पर एस्पिरेंट्स क्या गलती कर देते हैं वो समझ लेते हैं, कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अरे नहीं, वो ये नहीं कह रहा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास लोकसभा का मेंबर बनने लायक योग्यताएं होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का मेंबर ही होना चाहिए। मतलब अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो यू मस्ट बी क्वालिफाइड इनफ टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तुम अगर राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हो तो तुम्हारे पास लोकसभा का मेंबर बनने की कम से कम योग्यताएं सारी होनी चाहिए, भले ही तुम लोकसभा के मेंबर हो या नहीं हो। इतना क्लियर हुआ। राष्ट्रपति के पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, या ना किसी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में, ना किसी सरकारी कंपनी के अंडर में। अब आप कहोगे कि सर लाभ का पद क्या होता है, सुनिए। लाभ का मतलब, लाभ का पद होता है सरकारी नौकरी। लाभ का पद, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लाभ का पद क्या होता है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। यानी कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, या फिर ग्रामीण लेवल पर, ग्राम पंचायत या सिटी लेवल पर कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, या फिर किसी सरकारी कंपनी के साथ कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो। अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है इनमें से किसी के भी साथ तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद माना जाएगा, और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो राष्ट्रपति बनने से पहले पहले आपको अपना कोई भी लाभ का पद अगर आपके पास है तो उसे आपको छोड़ देना है। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जरा चीज समझिए आप, और जरा चीज समझिए, और क्या चीज कही जा रही है इसको भी आप समझिए। यहां पर एक कहानी क्या है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, अपना नाम देना चाहता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसके पीछे 50 होने चाहिए प्रपोजर और 50 होने चाहिए सेकेंडर। यानी कि 50 होने चाहिए प्रस्तावक और 50 होने चाहिए उसके पीछे अनुमोदक। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना नाम लिखवाना चाहता है तो कम से कम उसे 50 लोगों का समर्थन, 50 लोग मतलब 50 नेता, वो 50 लोग जो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो 50 लोग जो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हैं। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो वो सारे लोग जो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सभी लोगों में से मुझे 50 लोग चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता हूं तो मुझे 50 लोगों का समर्थन चाहिए। उन 50 लोगों को क्या कहा जाएगा,
50 प्रपोजर यानी कि 50 प्रस्तावक। तो मान के चलिए ये व्यक्ति जो है ये प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो इसके पीछे 50 का सपोर्ट होना चाहिए, इसके पीछे 50 का सपोर्ट होना चाहिए। और ये जो 50 लोगों का सपोर्ट है, इन 50 लोगों को क्या कहा जा रहा है? इन 50 लोगों को प्रपोजर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रपोजर यानी कि प्रस्तावक। और इन 50 प्रपोजर के पीछे भी 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। इन 50 प्रपोजर के पीछे भी 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और इन 50 लोगों को क्या कहा जाता है? सेकेंडर यानी कि अनुमोदक। तो इन टोटल जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट चुनाव में अपना नाम देना चाहता है उसके पीछे टोटल 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए। शुरुआत के 50 लोग प्रपोजर यानी कि प्रस्तावक कहलाते हैं और अंत के 50 जो लोग हैं उनको सेकेंडर यानी कि अनुमोदक कहलाते हैं। तो सेकेंडर लोग प्रपोजर को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रपोजर इस व्यक्ति को चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसे आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमा करवाने होंगे। अरे भैया ये तो बहुत बड़ी रकम। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसे आरबीआई के पास कितना रुपया जमा करवाना होगा? 15,000 रुपए जमा करवाने होंगे, ताकि केवल सीरियस कैंडिडेट ही जो है राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले पाए। बताओ भाई, 15,000 सबके पास होते हैं। अब ये पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम 15,000 रुपए बहुत हुआ करते थे। समझ रहे हैं आप बात को? तो केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो, मतलब राष्ट्रपति की रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कम से कम 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ेंगे। ये रूल है, ताकि फ्री फोकट में कोई लाइन में आके खड़ा ना हो जाए। 15,000 रुपए जमा करवाओ, ठीक है? और ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा वापस? अगर तुम राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 वोट भी हासिल नहीं कर पाए, 1/6 वोट अगर हासिल नहीं कर पाए, तो मतलब बुरे हारे हो। अगर हासिल नहीं हुए, अगर हासिल नहीं हुए 1/6 वोट भी लगाने से भाव उत्पन्न हो रहा है, 1/6 वोट भी हासिल नहीं कर पाए, ओहो बेकार। 1/6 वोट भी अगर हासिल नहीं कर पाए, 1/6 वोट भी अगर हासिल नहीं कर पाए, 1/6 वोट भी अगर हासिल नहीं कर पाए, तो जो 15,000 जो आरबीआई के पास जमा करवाए थे वो वापस नहीं दिए जाएंगे, वो वापस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन साहब मैं राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं थे कि मैं 1/6 वोट भी हासिल ना कर पाऊं। मैंने इससे ज्यादा ही वोट हासिल करे लेकिन जीत नहीं पाया, लेकिन इससे ज्यादा तो हासिल करे ना। तो जो मैंने 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा किए थे चुनाव में खड़े होने से पहले, मुझे एटलीस्ट वो 15,000 तो वापस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हारा हूं, लेकिन इतनी बुरी तरह भी नहीं हारा कि मुझे 1/6 वोट भी ना मिले। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अभी जो आप पढ़ के आए ना कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहिए उसके पीछे 50 लोग होने चाहिए, फिर 50 के पीछे भी 50 होने चाहिए। तो पुराने समय में क्या था? पुराने समय में 1997 में जो वो है ना आपके क्या कहते हैं प्रस्तावक, वो शुरू में कितने होते थे? वो शुरू में होते थे आपके, कहां गए? वो शुरू में होते थे 10 होते थे, और अनुमोदक भी कितने होते थे? 10 होते थे। यानी कि 10 प्रपोजर और 10 सेकेंडर। पहले ऐसे होता था, ठीक है ना? पहले ऐसे होता था, लेकिन अब इस रूल को क्या कर दिया गया? अब बदल दिया, बोले 10-10 लोगों नहीं, कम से कम 50-50 लोगों का समर्थन जो है आप लेके आइए। और पहले क्या होता था? 1997 से पहले 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा नहीं करवाने होते थे। केवल कितने जमा करवाने होते थे? 2,500, मात्र 2,500 रुपए। लेकिन 1997 के बाद रूल चेंज किया गया, बोले भाई कम से कम इतना तो पैसा लेके आओ यार। तो 1997 के बाद से फिर जो है 2,500 रुपए से काम नहीं चलेगा, 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन 1997 से पहले केवल 2,500 रुपए जमा करवा के काम हो जाता था। साथ ही साथ पहले केवल 10 प्रपोजर, 10 सेकेंडर यानी कि 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदकों से काम हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसके पीछे 50 प्रपोजर यानी कि प्रस्तावक, और 50 प्रपोजर के पीछे भी 50 सेकेंडर यानी कि अनुमोदकों का समर्थन होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग यहां तक जो है करते हैं। चलो एक छोटी सी हेडिंग और है, इसको भी कर देते हैं।
कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं ना, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? भारत के, ये प्रधान लिखा हुआ है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये उस दिन मौजूद नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दूसरा सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दूसरा वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो भी आ सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो। ओके, चलिए, तो आज के लिए दीजिए दोस्तों इजाजत, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।